क्लास 10th के साइंस के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉपर सीरीज में हम आपके लिए डेली 7 PM पे क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग इस समय वर्तमान में आपके साइंस के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर रहे हैं और इस सीरीज में आपको काफी क्लासेस पीछे मिल चुका है। इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर इस सीरीज का कोई भी क्लास आपका छूटता है तो आपके सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस लिंक से जाकर आप इस सीरीज के सभी वीडियोस कभी भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आपका छूटा है, चाहे आप एक बार पढ़ लिए फिर से आपको रिवीजन करना है, तो वहीं से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके क्रम से इस सीरीज के सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज में जो भी वीडियोज आ रहा है वो सभी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे आपके साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी कमांड होना चाहिए। अगर आप अच्छा से सब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ कर रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे आपके खंड ख अर्थात की सब्जेक्टिव प्रश्न की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर चुके हैं। मैं बताया हूं, जिनका भी क्लास से छूटा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप एक एक वीडियोस को देख सकते हैं। भौतिक शास्त्र अर्थात कि फिजिक्स के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग लेकर समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए आपको 8 अंक दिया जाएगा। अर्थात कि बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपके फिजिक्स अर्थात कि भौतिक शास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस 8 प्रश्न में से कोई भी 4 आपको बनाना है, और जो 4 प्रश्न आपको नहीं आता है वो प्रश्न आपको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन हम लोग इन सभी 8 प्रश्नों को समझेंगे ताकि 4 प्रश्न यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाए। इसको जब आप एग्जाम में उत्तर लिख देंगे तब आपको मिलेगा फिजिक्स से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि 9 और 10 पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके भौतिक शास्त्र से, जिसमें से किसी एक का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 6 अंक दिया जाएगा। अर्थात कि 9-10 में से कोई एक आपको बना देना है और इस 8 में से 4, अर्थात कि टोटल देखा जाए तो फिजिक्स में से मात्र आपको 5 प्रश्न लिखने को मिलता है। तो चलिए एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ये 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से एक एक बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न को समझना है बिल्कुल आसान भाषा में। उसके साथ साथ ये भी सीखना है कि कैसे उत्तर लिखते हैं। ऐसे हम लोग कैसे उत्तर लिखते हैं, कैसे हम नोट्स बनाते हैं। मैं बोला इस सीरीज में आपको सब चीज सिखाएंगे। इसकी क्लासेज कल ही आपको याद होगा हुआ था। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसे ही आपको उत्तर लिखना चाहिए। अर्थात कि आपको प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं नहीं बताना है, सीधे आपको नियम लिखना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। उत्तर पे यहाँ पे कैसे आपको शुरुआत करना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है सर? तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम आपसे क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसके लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। और अगर आप चित्र बना देते हैं तो आपको 2 में 2 अंक मिलेगा। चित्र जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि चित्र से देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम स्पष्ट हो जाता है कि एक प्लेन मिरर हमने लिया और यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, तो ये है आपका इंसिडेंट रे, अर्थात कि ये है आपतित किरण। और यहाँ से परावर्तन के बाद एक किरण ऐसे लौट रहा है, तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में आप देख रहे हैं अभिलंब है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और आपके परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या जानकारी दिया कि देखिए आपतित किरण जो आया है ये अभिलंब है, और यहाँ पे परावर्तित किरण, ये तीनों यहाँ पे देखिए एक तल में होते हैं। और दूसरा क्या बताया कि आपका आपतन कोण मान लीजिए है कोण आई, और ये है परावर्तन कोण आर। तो कोण आई बराबर कोण आर यहाँ पे लिखा गया, देखिए दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे आपको समझ कर रखना है और इसी रूप में आपको आंसर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो दूसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल शानदार है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब की प्रकृति के लिए एक किरण आरेख खींचे। उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान लिखा। अर्थात कि पूछा है आपसे कि अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हम किसी बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। पहले तो इसके लिए आपको एक किरण आरेख खींच कर समझाना है। उसके बाद बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, स्थान कैसे होगा। तो यहाँ पे उत्तर को समझ लीजिए। अगर इस रूप में लिखेंगे, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पूरा
का पूरा अंक मिलेगा। तो ऐसे आपको लिखना है कि बिंब के वक्रता केंद्र पर अवस्थित होने की स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ पे तीर के साइन देकर नीचे आपको लिखना है कि जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही अवतल दर्पण द्वारा एक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। और ये है जो पूछा था आपसे किरण आरेख खींचने के लिए, तो ऐसे आपको एक किरण आरेख खींच देना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, यहाँ पे देखिए सी पे ये वस्तु रखा गया है, तो पूछा कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। यहाँ पे देखिए ए बी वस्तु है, ए बी का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। फिर पूछा प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा, तो प्रतिबिंब देखिए बिल्कुल वस्तु के समान आकार का बन रहा है। देखिए यहाँ पे जितना ए बी का साइज है उतना ही आपका ए डैश बी डैश का साइज है, तो ये आपको याद रखना है। फिर पूछा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे वास्तविक बना है और उल्टा बना है। इस तरह आपको आंसर लिखकर किरण आरेख देकर समझा देना है और ऐसे आप पॉइंट में लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। अर्थात कि पूछा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का पहले आपको परिभाषा बताना है, फिर उसका कोई एक अच्छा उदाहरण आपको दे देना है। यहाँ पे सीखिए आपको कैसे इसका उत्तर लिखना है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अर्थात कि प्रकाश के बिखरने या फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से देखिए मैं आपको दो परिभाषा बता रहा हूं, लेकिन दोनों आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में कोई भी एक लिखना है। वो मन करे तो वो लिख देंगे, या आप अगर ये वाला परिभाषा याद किए होंगे तो ये भी सही है, आप ये भी लिख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंग बैगनी, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल, बैनी या पीनाला आप याद किए होंगे का बना होता है, वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित कण द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होते हुए हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है तो वायुमंडल में आप जानते हैं धूल कण, वाष्प, जलवाष्प मौजूद है, इससे प्रभावित होकर उसका प्रकीर्णन हो जाता है और विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर प्रश्न में ही आपसे कहा था कि प्रकाश के प्रकीर्णन का आपको एक अच्छा उदाहरण देना है, तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे बढ़ते, उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप समझे होंगे, ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। अर्थात कि आपको विद्युत विभव किसे कहते हैं ये बताना है और उसका एसआई मात्रक बता देना है। देखिए उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है, एग्जामिनर को आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं खूब ज्यादा पढ़ा हूं, कि पूरा हमको लिखना है। एग्जामिनर आपसे ज्यादा जानता है जो कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको आपको ये नहीं शो करना है कि मैं ज्यादा जानता हूं। बस एग्जामिनर उसी स्टूडेंट के कॉपी से खुश होता है कि जिस रूप में आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप आंसर उसी रूप में लिखें। अगर ऐसा आप लिखते तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है। तो जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना चाहिए। सोशल साइंस है नहीं तो साइंस है, तो साइंस में जोड़ने का आप जानते हैं स्कोप नहीं होता, आपको सिर्फ फैक्ट्स लिखना है। तो साइंस में आप कुछ भी जोड़कर नहीं लिख सकते अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन साइंस में उत्तर लिखते समय कोशिश करना चाहिए कि जिस रूप में प्रश्न आए वही आपको सिर्फ बताना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आपको लिखना है, नहीं तो उसका भी बैड इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है। और उससे कम भी लिखेंगे तभी एग्जामिनर पर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको अंक नहीं देगा। तो यही आपको इस क्लास में सीखना है कि कैसे आपको समझना भी है और उसके साथ साथ सीखना भी है कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा कि विद्युत विभव का परिभाषा लिखें और इसका एसआई मात्रक लिखें, अर्थात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का परिभाषा पूछा है। तो देखिए इस रूप में आपको उत्तर लिखना है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। आपका उत्तर इतना ही में कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपने कहा कि अनंत से, मान लीजिए अनंत पे कोई इकाई धन आवेश है और उसको हम लोग यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र की शुरुआत की है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हम कार्य करते हैं वही कहलाता है आपका विभव, अर्थात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और फिर अनंत से इसको विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग ला दिए और यहां से जहां तक हम लोग अपने विद्युतीय क्षेत्र में लाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। उम्मीद करता हूं अभी आपको याद हो गया होगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे देखिए कितना शानदार है, न्यूमेरिकल से प्रश्न है। 20 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है,
30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। अर्थात कि एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो 20 ओम प्रतिरोध की 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उसे कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। कि ये प्रश्न आपका लिया गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। तो आप देखिए इसमें प्रश्न में क्या किया दिया है, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से इसे आप बनाकर 2 में 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न में आपको देखना है क्या दिया है, तो प्रतिरोध अर्थात कि आर का मान देखिए यहाँ पे दिया था 20 ओम। फिर आपको क्या दिया था, इलेक्ट्रिक करंट अर्थात कि विद्युत धारा का मान आई का मान दे दिया है 5 एम्पियर। फिर आपको समय दे दिया है 30 सेकंड। अब आपको उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, तो उत्पन्न ऊष्मा W बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई के जगह पर आप 5 रख दिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। फिर आपका आर का मान रखना है अर्थात कि प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मान कितना दिया था, यहाँ पे देख लीजिए 20 ओम, तो आपको 20 से इसमें गुना करना पड़ेगा। फिर समय सेकंड में ऑलरेडी है 30, तो 25 20 30 में गुना करेंगे तो 15,000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन इसमें क्या है, देखिए मैथ में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्या होता है, फॉर्मूला, कि कहाँ पे किस फार्मूला का यूज होगा, इसको अगर आप समझें और बाकी डाटा तो प्रश्न में दिया रहता है, तो सिर्फ फार्मूला बैठा के गुना भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालने के लिए किस फार्मूला का आप प्रयोग करेंगे, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। आगे बढ़ेंगे, छठा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही वीवीआई प्रश्न रहता है हर साल के लिए। कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। आपको बताना है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसका उत्तर कुछ आपको इस शब्दों में लिखना है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं और दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। कहने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि चुंबकीय सुई जो होता है वो सदा एक दिशा की ओर ही संकेत करता है। और अगर चुंबकीय सुई किस पे आधारित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पे 2 जगह पे कहीं पे भी एक दूसरे को काट दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 दिशा का निर्माण हो रहा है। अर्थात कि जो दिक्सूचक यंत्र होगा वो 2 दिशा बताएगा एक ही जगह पे, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। आपको मैं फिर शुरू में ही समझा दिया था कि फिजिक्स में लघु उत्तरीय में आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन ये सभी प्रश्न अगर आप समझें तो यहाँ से तमाम प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगा। आगे 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कोई 2 आपको अंतर बताना है। फिर मैं शुरू में ही बता दिया कि जितना प्रश्न में कहा जाए उतना ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ अंतर पूछा है। तो कल मैं आपको नोट्स कैसे लिखते हैं ये सिखाते समय भी बताया था कि जैसे ही अंतर स्पष्ट करे प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही चार्ट बनाकर एक साइड अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक साइड नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखकर ही अंतर लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और 2 अंतर पूछा था, आप यहाँ पे 2 अंतर लिख देंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्जामिनर चेक करके 2 में 2 अंक दे देगा, या मैक्सिमम आप 3 भी लिख सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का। आइए अब समझते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है। अंतर में आपको इनका परिभाषा लिख देना है दोनों साइड, कि ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अर्थात कि वैसे ऊर्जा स्रोत जो कुछ दिन में समाप्त होने वाले हैं और जिनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। करणीय ऊर्जा स्रोत सीधे इसके विपरीत, कि ऊर्जा के वे स्रोत जो अपरिमित हैं तथा जिनके प्रकृति निरंतर प्रदान कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और दूसरे अंतर की बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं और वहीं पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। ये 2 अंतर आप लिख देंगे, आपका उत्तर पर्याप्त हो जाएगा। या नीचे चाहे तो दोनों का एक 3 नंबर देकर दोनों का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। देखिए 8 नंबर प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न पूछा है। आपसे कह रहा है कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसे उत्तर को लिखने की एक कला आपको विकसित करना पड़ेगा। जो लगातार आप सुनेंगे, इस क्लासेज में देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आप उत्तर इसी रूप में लिखना शुरू कर देंगे। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किस स्थिति में आप करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे। ये नहीं कह रहा है कि दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। तो आपको देखिए दक्षिण हस्त नियम आपको याद होगा, तो थोड़ा सा आप जानते हैं कि दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब हम प्रेरित विद्युत धारा का दिशा बताना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। तो वहीं आपसे थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया और जो छात्र सीधे दक्षिण हस्त नियम लिखते हैं उनका अंक काट लिया जाता है, और जो छात्र इस रूप में आंसर लिख देंगे उनको पूरा का पूरा अंक दिया जाता है। तो आपको कैसे उत्तर लिखना है कि चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण
दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। बस वहीं आप फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ये वाला एक्सट्रैक्ट करके लाइन अगर आप लिख दिए जैसा प्रश्न पूछा उस रूप में उत्तर, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि आप कब प्रयोग करेंगे, तो आपने बता दिया कि चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। तब नीचे आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिख देना है। फ्लेमिंग ने अपने दक्षिण हस्त नियम से क्या बताया कि अगर हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक की प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी। अर्थात कि देखिए ये जो है दो कंडीशन, जो आपके तर्जनी का और अंगूठा का एक कंडीशनल है, अर्थात कि ऐसा होना चाहिए यदि, देखिए यहाँ पे लिखा गया यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तब मध्यमा किसका संकेत करेगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। प्रेरित विद्युत धारा के दिशा निकालने के लिए बारे में ही दक्षिण हस्त नियम जानकारी देता है। और ये है आपके फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का पिक्चर, जिसको आपको बना देना है, क्योंकि अगर आप फोटो बनाते हैं तो इस एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो ये पिक्चर आप पढ़े भी होंगे, इसको आपको दिमाग में सेट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 8 ही था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहां से शुरू है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 अंक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना ही पड़ेगा, ऐसे बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि प्रश्न इसमें वैसे ही पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र के मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। साथ कि आप विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जो पढ़े होंगे उसका आरेख खींचना है और उसके साथ साथ आप उसके सिद्धांत को बताना है और कार्य विधि को भी स्पष्ट करना है। इसका उत्तर आपको किसी शब्दों में लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए विद्युत उपकरण को विद्युत जनित्र कहते हैं। अर्थात कि जिस उपकरण से हम प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं वो उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। अब पूछा था इसका सिद्धांत लिखिए। जनित्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी चालक में प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब उसमें संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। अर्थात कि ये जनित्र इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि जनित्र में जैसे ही उसके चुंबकीय रेखाओं में परिवर्तन होगा वैसे ही उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। और इस उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा हम किससे निकालेंगे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार निकालते हैं। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, इसको आप चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं और ऐसे पिक्चर से आप समझा सकते हैं। फिर आपसे कहा था इसका नामांकित आपको आरेख खींचना है जनित्र का, तो ऐसे आपको इसका पिक्चर बना देना है। आपके बुक में भी दिया होगा, वहां से देखकर आप इसको सीख सकते हैं। ऐसे ही नाम लिखकर आपको बनाना है, क्योंकि कहा था कि नामांकित चित्र बनाए। उसके नीचे आपको जनित्र के प्रमुख भाग को याद रखना है कि आर्मेचर क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्या काम करता है। उसके बाद क्षेत्र चुंबक किस चीज से बनाया जाता है, इसका क्या काम है। फिर आपका स्लिप रिंगज चीज से बनाया जाता है। 2 कार्बनिक इसमें बर्स लगता है, वो बर्स का क्या काम है, कहाँ पे उसको जोड़ा जाता है। उसके बाद इसके कार्य विधि के बारे में आपको यहाँ से समझ के रखना है। देखिए इसको हम लोग डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो ये याद करने वाला चीज नहीं है। सभी जो आप देख रहे हैं भले ही आपको ये लग रहा होगा कि ABCD क्या क्या लिखा गया है, लेकिन अगर इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं तो इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर आप पिक्चर बनाना सीख गए तो ये सभी जानकारी हम लोग पिक्चर के आधार पर कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है। लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए कम से कम आपको 25 से 30 मिनट का क्लास लेना पड़ता है। तो इस वीडियो में अगर हम इसको कवर करते हैं तो ये काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको हो सकता है अगर आपका डिमांड आया तो अगले किस वीडियो में लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसको आपको रटना नहीं पड़े, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि मूल बात इसको समझ के रखना है कि जनित्र क्या है, एक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस रूप में उत्तर लिखना है, यही हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद आपको चाहे तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। उसके नीचे इसका आपको चित्र बनाना है और फिर इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग है, उनके काम क्या काम है, कार्यविधि क्या है, ये सभी चीज आपको लिख देना है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रिज्म क्या है। कांच प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। इस दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको लिखना था। अब पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि प्रिज्म क्या है, अर्थात कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रिज्म का परिभाषा लिख देना है कि पारदर्शी पदार्थ जैसे शीशा, प्लास्टिक आदि से बने वैसे वस्तु जिसमें कम से कम आयताकार पार्श्व पृष्ठ आपस में न्यून कोण बनाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। एक प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, न्यून कोण से 90 डिग्री के बीच के कोण बनाते हैं। इसके 2 पार्श्व फलक के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। आपने प्रिज्म के बारे में बता दिया। अब कहा कांच प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचिए। यहाँ पे एक प्रिज्म बनाकर आपको प्रकाश के अपवर्तन को दर्शा देना है और ये प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है बिल्कुल स्नेल के नियम के आधार पे होता है। अर्थात कि जैसे आप प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़े थे, जिसमें दूसरा नियम को आप बोलते थे स्नेल का नियम, बिल्कुल वैसे ही प्रिज्म भी स्नेल के नियम का पालन करके ही प्रकाश का अपवर्तन करता है।
तो इसको ऐसे बनाने के बाद नीचे आपको प्रकाश के अपवर्तन को ही लिख देना है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। सबसे पहले इस प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रिज्म किसे कहते हैं बता देना है। उसके बाद एक प्रिज्म बना देना है। उसके बाद प्रिज्म से एक प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींच देना है। फिर प्रिज्म भी प्रकाश का अपवर्तन जो है स्नेल के नियम के आधार पर करता है, तो नीचे आपको स्नेल के नियम को डिटेल में लिख देना है। बस इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसे आप खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं या आप अपने कोचिंग संस्थान में कहीं पे पढ़े होंगे, के लिए इस पीडीएफ को प्राप्त करके आपको कॉपी में लिखकर भी इसे समझ सकते हैं। तो ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ भेज दिया जाता है जैसे ही क्लास समाप्त होगा। इस तरह आज हम लोग आपके फिजिक्स के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझ चुके हैं। अगर आपका आगे कमेंट आता है तो फिर कल इसी समय हम लोग आपके रसायन शास्त्र के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, फिर आपके बायोलॉजी के प्रश्नों को भी समझेंगे। तो एक एक प्रश्न को, क्योंकि देखिए आपको छोड़ना नहीं, अगर अच्छा अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी पे आपको बराबर कमांड रहना चाहिए। और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जाएगा तो वहां से आप जो भी कॉपी बनाए होंगे उसमें आप नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम्स में आपको रिवीजन करने में काफी मदद होगा। और डेली 7 PM पे आपको एक नए क्लास के लिए तैयार रहना है। फिर कल इसी समय मिलेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।